जब तक आप पीछे वाला सब तैयार कर लेंगे तब तक। ठीक है। हाँ हाँ, बस जिस दिन आपका वो कंप्लीट हो जाए उस दिन बताइएगा, तो मैं भी कंप्लीट कर दूँगा कि आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कल? हम्म। हम्म। क्या था दूसरे वाले में? हम्म। अच्छा, वो जो 3 पार्ट से एक ही क्वेश्चन के वो वाला है। हम्म। हम्म। कौन सा क्वेश्चन था? ये था। ये वाला ना, ये हो गया। ये वाला, इसमें कौन सा नहीं हुआ? ऑर्डर वाला नहीं हुआ। चलिए, तो तुम्हारा बेटा, तुम बताओ मुस्कान। हैं? अच्छा, ऑर्डर निकालना है। तो क्या करेंगे ऑर्डर के लिए? जो एक की कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ है, दूसरे की दूसरी ये क्या है? ये NO है। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे रेट दिया हुआ, हाइड्रोजन की कितनी है? जल्दी जल्दी बोलते रहिए। इंटू -3, ये -3। सेकेंड रीडिंग क्या दी हुई है? 15 × 10⁻³ और ये सेम। चलो इक्वल कर देते हैं। ये 9×10⁻³ और थर्ड, इसमें ये सेम और ये 10×10⁻³ और ये 10⁻⁴। तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, 36 × 10⁻³ ठीक है। चलिए, अब ज़रा देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो रेट लॉ लिखिए, KNO इंटू हाइड्रोजन। एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, अभी तो आपका ऑर्डर चाहिए ना, के तो आप निकाल लेंगी हैं भाई। बाकी में क्या करना है? बाकी में बताया था मैंने, भूल गए आप लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, एक को हम कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को चेंज करते हैं और देखते हैं रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें किसको कांस्टेंट रखूं बताओ मैं? भाई यहाँ पे ये कांस्टेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी 2.5, ये भी 2.5, कंसंट्रेशन सेम है ना। इसमें क्या चेंज आया?
इसमें 3 गुना का चेंज आ गया, 15 3 45, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज करी ना, तो रेट कितने टाइम्स चेंज हुआ? 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स, ठीक है ना, ये भी 3 टाइम्स चेंज हुआ। यानी इसकी जो पावर, इसको मैंने 3 टाइम्स किया, पावर 2 किया, तो इसकी भी पावर क्या हो गई? 2 हो गई, यानी ये भी 3 टाइम्स हो गया। भाई पावर 2 करेंगे, पावर 2 नहीं होगी, मतलब 3 टाइम्स इसको चेंज किया, तो ये क्या हो गया? ये भी 3 टाइम्स चेंज हो गया, ठीक है। पावर, सॉरी, पावर वर्ड नहीं यूज होगा, टाइम्स ही यूज होगा, ओके। तो ये 3 टाइम चेंज करने पे ये 3 टाइम चेंज हुआ, ये डबल करने पे ये डबल होता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1, यही तो हुआ। x की पावर 1 होगी, तभी तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स करूंगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स करूंगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा कब होगा? जब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो NO की पावर 1 के, तभी तो होगा। अगर NO की पावर कुछ और होती, मान लो 2 होती, तो डबल करने पे क्या होता? 4 गुना, 3 टाइम्स करने पे क्या होता? 9 गुना, 9 टाइम्स होता ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 टाइम्स करने पे 3 टाइम्स ही हो रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो गई? इसका मतलब पावर 1 हो गई। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले में, कोई इसमें कांस्टेंट रख लो। तो इसमें देखो कांस्टेंट कौन कौन है? ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो इससे इसमें जाने में कितना चेंज आ रहा है? 4 टाइम। 2.5 से कितना जा रहा है? ये 10 पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 टाइम का चेंज आ रहा है, 4x का। तो यहाँ पे बताओ कितने का चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ जाने में? बोलो, यहाँ से यहाँ जाने में कितने टाइम का चेंज आ रहा है? 9 4 36, यहाँ पर भी 4 टाइम्स का आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया? के NO की पावर 1 और हाइड्रोजन की पावर 1। इस तरीके से, यही तो हमने पीछे किया था, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही तो करना है। ठीक है। कंसंट्रेशन कितने टाइम चेंज किया, तो कितने टाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बदला, ये हमको खाली चेक कर लेना है, आंसर आ जाता है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इससे पहले वाले का क्या आंसर आया था? देखो, चलो, हाँ बोलो, क्या नाम है? मुस्कान, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका के निकालना है, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू इसमें से आर की ले लो, आर की मान लो ये वाली वैल्यू ले ली, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाय NO। NO की वैल्यू कितनी लेने के लिए क्वेश्चन में कहा है? है? अब लो, तुम्हें यही नहीं पता तो कहाँ से तुम क्वेश्चन करोगी? NO की वैल्यू लिखी तो हुई थी, दिया था क्वेश्चन में, ये देखो ये सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब तुमने ट्राई नहीं किया भाई साहब। NO की वैल्यू, NO की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? बोलो जल्दी से जल्दी। 8 इंटू 10 की पावर -3। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? वो भी इतनी है, 10 की पावर -3। बस इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये ऑर्डर लिख दिया मैंने। ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का? ऑर्डर बताओ।
ऑर्डर होता है x प्लस वाई, तो 1 + 1 = 2, ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जो किया है, इसमें a है, b है और इसका रेट है। a कितना है 0.1, b कितना है 0.1, a कितना है 0.2, b कितना है 0.1, a कितना है 0.1, b कितना है 0.2। इसका रेट है 2 × 10⁻⁻4, इसका रेट है 2 × 10⁻⁻4, इसका रेट है 8 × 10⁻⁻4। इसमें ऑर्डर बताना था। ठीक है, तो रेट, और पहले रेट वाला लिखते हैं कि a⁴x और b⁴y। तुम्हारा क्या आया ऑर्डर? 4। तुम्हारा भी 4 आया है। चलो देखते हैं। पहले क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट दूसरे को चेंज करते हैं। इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया, डबल का चेंज हुआ। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ? नो चेंज। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंज नहीं आ रहा है। किसकी कंसंट्रेशन? ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से। तो ऐसा कब होगा? जब इसकी पावर 0, तभी तो होगा। तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा? 0। यानी रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, चलिए अब दूसरा वाला करिए, r b⁴। अब मुझे क्या करना है, इसको कांस्टेंट करना है और b वाला चेंज लेना है। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग लेनी पड़ेगी। ये वाली रीडिंग 0.1 है, ये 0.1 है। मुझे इसके चेंज में चेक करना है, क्योंकि ये तो मैं चेक कर चुका। तो ये वाली यानी पहली और आखिरी रीडिंग ली। तो पहली और आखिरी रीडिंग यहाँ पे कर लेने में क्या हुआ है, देखो ये मैंने किया है 2 टाइम्स है। तो ये कितने टाइम हो गया है? बोलो, ये 4 टाइम्स हो गया। बोलिए। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डबल किया। तो इसकी y की पावर क्या होनी चाहिए? हैं? बोलिए। तो ये डबल करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको मैंने डबल किया, तो जब मैं डबल किया तो 0.8 हो गया। ठीक है, ये भी वैल्यू 2 थी, तो ये 2 से डबल करने, डबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो ये मेरी 4 टाइम बढ़ गई। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 2, हाँ 1 मिनट, हम्म 4 टाइम हो गई। डबल करने पे 4 टाइम कब होती है? जब पावर 2 होगी तभी तो होगी, है? तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा k a⁴0 b⁴2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2 आएगा। आप लोगों ने शायद कुछ और लिखा। हाँ, तो इस तरीके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं, हमारा नया टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। लिखिए, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन।
मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स अगर इन तीनों के लिए कंबाइंड कोई वर्ड यूज करना हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग? स्पीशीज। ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पीशीज। टेकिंग पार्ट in an elementary reaction। ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? जो सिंगल स्टेप में होता है, यानी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, बीच में इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। ऐसे रिएक्शन में जितने स्पीशीज आपस में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं वही क्या होती है? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, चलिए। मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी वन, टू और थ्री। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम 3 हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकती। 0 हो जाएगी तो फिर रिएक्शन ही कैसे होगा? हाँ, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1, 2 या 3 होती है। चलिए, अब इसका रीज़न वगैरह समझने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। क्यों? चलो थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में रिएक्शन कब करेंगे? जब ये हेड ऑन कोलिजन करेंगे। ठीक है, ये इसके यहाँ पर मान लो ऐसे टच करके निकल जाए तो वो एनर्जी इसको मिल ही नहीं पाएगी जिससे ये आपस में बॉन्ड ब्रेक कर सके या बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि जितने भी कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं वो सारे कोलिजन बॉन्ड बनाने में या रिएक्शन में काम में नहीं आते हैं। सिर्फ कौन से कोलिजन काम में आते हैं? जिन कोलिजन के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकें और दूसरा बॉन्ड बना सकें। ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी समझो। ये एक्टिवेशन एनर्जी हर जगह होती है, ये एनर्जी है और ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मान लीजिए ए, दो रिएक्टेंट सेम ही है, ए है, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो क्या हुआ? कोलिजन होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोलिजन जिसकी वजह से इनके बीच में एनर्जी क्या हो जाए? ये वाली एनर्जी हो जाए, जो यहाँ पे इस पहाड़ की इस चोटी पे पहुंच जाएंगे एनर्जी की, सिर्फ वही कोलिजन क्या करेंगे? वही कोलिजन रिएक्शन, हाँ, उन्हीं कोलिजन से रिएक्शन होगा।
मान लो क्या हुआ, कोलिजन से एनर्जी मिली यहाँ तक की, तो रिएक्शन थोड़ी होगा। अगर यहाँ तक ही रिएक्शन की एनर्जी मिल पाई, एनर्जी है ना, एनर्जी बढ़ रही है इधर, मान लो यहाँ तक मिल पाई तो भी नहीं होगा, यहाँ तक तो भी नहीं, यहाँ तक तो भी नहीं, यहाँ तक तो भी नहीं, यहाँ तक तो भी नहीं। जब यहाँ पे पहुंचे, इस एनर्जी के लेवल पे पहुंचे, तब रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगा तो फौरन क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी और कम बना देता हूँ, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर कोलिजन को वो एनर्जी नहीं मिलती एक्टिवेशन वाली, ईए वाली, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन होगा ही नहीं, वो कोलिजन वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। हो गया बेटा सर्कल तुम्हारा कंप्लीट? हो रहा है, नहीं तुमने कहा था आज मैं कर दूंगा सर, देख लो यार, धोखा मत देना। हाँ, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या कहलाती है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और ये एनर्जी जो हमको अचीव होती है, ये हेड ऑन कोलिजन से होती है, ठीक है। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये हेड ऑन कोलिजन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड ऑन कोलिजन कराने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा 3 मॉलिक्यूल एक साथ हेड ऑन कोलिजन कर सकते हैं, समझ में आया? इससे ज्यादा हेड ऑन कोलिजन नहीं कर पाएंगे। जब हेड ऑन कोलिजन नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, हमेशा 3 से कम होगी, 3 के बराबर या 3 से कम। हाँ, या तो 3 के बराबर होगी, मैक्सिमम पे पहुंच गई, या उससे कम होगी। उससे कम होगी तो कितनी होगी, या तो 1 या 2। हाफ क्यों नहीं हो सकती फ्रैक्शन में, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा चाहिए, ये थोड़ी एक आधा मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, हैं? आधा एटम रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए। और इसी तरीके 0 भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि बिना मॉलिक्यूल के थोड़ी रिएक्शन हो जाएगा, एक ना एक चाहिए होगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर टेबल बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल एक तरफ लिखिए ऑर्डर, दूसरी तरफ लिखिए मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। बना लिया टेबल, लिखो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर थी एक्स और वाई, हाँ, उन्हीं का सम जो होता है वो ऑर्डर होता है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज इन आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, स्टेप, उसको और क्या कहते हैं, स्लो, स्लो, हाँ लिखो ब्रैकेट में, एक जगह सब आ जाए, स्लोवेस्ट स्टेप। और क्या नाम है इसका, एलिमेंट्री, हाँ, तो हाँ, ठीक है। और यूनी स्टेप, अगर सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप लिख लो, चलो सिंगल स्टेप भी है तो भी उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी होंगी वो गिन करके हम क्या कर देंगे,
उसका लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखो, इट इज ऑर्डर के लिए इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली तो कैलकुलेट कर रहे थे ऑर्डर, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, दूसरे की घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते भी हैं लैब के अंदर, केमिस्ट्री की ग्रेजुएशन में करते हैं, लेकिन करते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, लिख लिया, इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है, इट इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। क्यों क्यों थ्योरेटिकल होता है बताओ। मॉलिक्यूल जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं, और वही हमारे मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ। जो कुछ हम लिखते हैं रिएक्शन में, इससे ये बना, ऐसे बना, ऐसे बना, इधर देखो, जो सब हम लिखते हैं क्या वो हम देख रहे हैं? नहीं देख रहे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम उनको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, तो उसी को हम लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसी लिखे हुए में से एक स्टेप को हम कहते हैं यार ये वाला स्टेप जो है ये आरडीएस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर यही सबसे स्लो स्टेप लग रहा है, तो उसको आरडीएस कर दिया। अब उसी आरडीएस में से जितनी स्पीशी उसमें काम में आ रही थी, उस स्पीशी को मैंने क्या कह दिया, उन स्पीशीज को, नंबर ऑफ स्पीशीज को मॉलिक्यूलरिटी कह दिया, ठीक है ना। तो इसलिए कैसा हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। ओके, चलिए, ऑर्डर जो होता है वो कैसा हो सकता है, इसका नंबर, ऑर्डर का नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, चारों हो सकता है, ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। सर एक बार फ्रैक्शन का एग्जांपल दे दीजिए इसमें। कल दिया था मैंने एग्जांपल फ्रैक्शन का, भाई जिसकी पावर भी जो है फ्रैक्शन में होगी वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। हाँ, 1/2, 3/2, 3/5, 1/4। कल मैंने दो फ्रैक्शन वाले दिए थे आपको और उनको कहा था इसका ऑर्डर बताओ, तो आपने ऐड करके बता दिया था। नेगेटिव भी इसीलिए उसमें दिया था मैंने। अब ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, ओनली 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं, हमारा एक टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है आर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर, यही ले लेता हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, के आर की पावर एन, या एक्स कर देता हूँ, एन कर देता हूँ इस बार, ठीक है। एक रिएक्टेंट है तो इसलिए एक ही आया, दो होते तो दो आ जाते, तीन होते तो तीन आ जाते, ठीक है। हम सिंपल केस से अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी से हमारा कोर्स का काम चल जाएगा, तो हम फालतू की मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आर अपॉन स्मॉल आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कैपिटल आर की पावर एन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यही तो होती है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो रेट होता है। और क्या रेट होता है बोलो? तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? चेंज हो चाहे कुछ भी हो, है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन वाली यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट सेकंड, ये ऊपर जा करके ये भी इनवर्स हो गया। रेट की यूनिट लिखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये क्या है? रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में ये वैल्यू क्या है? अरे भैया, ये किसके लिए यूज होता है? कंसंट्रेशन के लिए ना। ये ब्रैकेट शुरू में बताया था, कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। चेक करो, एकदम पहला पेज खोलो चैप्टर का, वहीं पे मैंने लिखवाई थी ये बात, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर की पावर एन है। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ये बताओ? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मोल माइनस एन लीटर प्लस एन, क्योंकि नीचे एन प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। और नीचे ये एल जो है माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस एन हो जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है? अब सर हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होने पर पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये मोल है ना, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इनको पावर को ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा पावर ऐड होने पर? बोलो, मोल की पावर, ये वाली प्लस में है इसकी पावर 1 तो 1, और ये वाली माइनस में है तो माइनस एन, 1 माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, चलो लीटर की बताओ। ये वाली प्लस में है तो एन, ये वाली माइनस में है तो माइनस 1, दोनों को ऐड किया ना, और ये सेकंड इनवर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ यूनिट। ये मुझे रटी होनी चाहिए, तो याद रहेगी ये। तो के की यूनिट क्या हो गई? के की यूनिट हो गई मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। बोलो ठीक है। अब देखो जल्दी से, शाबाश। इसी यूनिट को अगर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर, क्या जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? एन की वैल्यू जीरो। ये मैंने किसके लिए लिखा है? ऑर्डर क्या है? एन। जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 1। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? एन की पावर जीरो। तो एन की पावर जीरो के लिए के की यूनिट बताओ क्या हो जाएगी? एन की जगह जीरो रख दो, तो क्या हो जाएगा? मोल ओके पावर 1 लीटर पावर माइनस 1, सेकंड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ। जीरो ऑर्डर के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट ऑर्डर, यानी n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ के की यूनिट, जल्दी से लिख के बताओ। सेकंड इनवर्स
चलो ये तुम्हारा आंसर है, इनको बताने दो मुस्कान को। बोलो मुस्कान क्या आया? n की वैल्यू 1 रख दो तो क्या आएगा? मोल की पावर 0, हाँ 1 माइनस 1 0, और लीटर की पावर वो भी 1 माइनस 1 0, तो सेकंड इनवर्स खाली बचेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। वेरी गुड। मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकंड इनवर्स, चाहे इसको आप खाली लिख दो सेकंड इनवर्स। कितना आसान है। चलो सेकंड ऑर्डर का लिखो। n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, मोल की पावर कितनी आएगी? हाँ बेटा, क्या है मोल की पावर? -1। वेरी गुड। लीटर की -1 कैसे आएगी? 1 आएगी ना, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 माइनस वाला एक कम होगा। गड़बड़ कैसे हो गई? 2 माइनस 1 1 तो हुआ। गड़बड़ नहीं करो, ध्यान से करना है, ठीक है। चलो थर्ड ऑर्डर की लिखो। ध्यान से करना मुस्कान, गलती ना हो इस बार। हो गया? मोल की पावर क्या आई? बोलो। -2, ये -3 हो जाएगा, तो 1 इसमें से कम होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और लीटर की पावर 2 + 2, और सेकंड इनवर्स में कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलिए 10th ऑर्डर के लिए n = 10, बीच वाला सब छोड़ दिया मैंने। क्या आएगा? हो गया? बोलो मुस्कान, यही आया? चलो, तो अब आप ध्यान से, खाली अगर k की यूनिट आपको दी हो तो उससे भी आप बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। बता सकते हो, नहीं बता सकते? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है मॉलिक्यूलरिटी 1 हो या 2 हो या 3 हो। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की बात कहाँ की हमने? हाँ तो नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि एक ही मॉलिक्यूलरिटी है। हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो सकता है 3 टकरा रहे हो। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी की बात कम से कम करनी है, जब पूछा जाएगा तभी करनी है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है, वरना दिमाग घूम जाएगा। क्या लिख रही हो मुस्कान, बताओ क्या लिख रही हो? इसको बाद में लिखना, ठीक है। घर जाके वीडियो एक बार देखा करो, फिर नोट्स को कंप्लीट किया करो। अब देखो,
मैंने क्या कहा कि के की वैल्यूज को देख करके, यानी उनकी यूनिट्स को देख करके मैं ऑर्डर बता सकता हूँ। ठीक है, अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए आप बता ले रहे हो। जब सामने नहीं लिखा होगा तब फाइंड होगा। ठीक है, आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप और 10। एक नंबर कम है इसके जो हाँ और जीरो क्या कर लेंगे तो जीरो पे पॉजिटिव हो जा रही है इन्वर्ट टू। ठीक, तो जो भी ऑर्डर होगा लीटर की पावर उससे एक कम होगी, और मोल की पावर वही नंबर होगा, वो माइनस में होगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा उससे एक कम लीटर की पावर, और नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर से एक नंबर कम होगा लीटर की पावर, और मोल की पावर जो होगी वो बराबर होगी, बस माइनस का साइन होगा। ठीक है, चाहे तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिए एक लाइन में, और इस तरीके से आप फौरन फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शुरू वाले 3 हैं, जीरो ऑर्डर की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, और सेकंड ऑर्डर की यूनिट। ठीक है, इसके ऊपर आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी में। अब देखिए, जीरो ऑर्डर जो है, मैंने कहा एक कम होना चाहिए लीटर में, तो एक कम कब होगा, जब आप नेगेटिव में जाओगे, जब भी तो एक कम होगा ना, जीरो से कम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए लीटर की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और मोल की वैल्यू क्या होती है, उसका अपोजिट होती है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 1 हो गई। ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में एक वैल्यू कम होगी, तो 1 से कम का मतलब 0। ठीक है, और 0 मोल भी हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि नेगेटिव पॉजिटिव 0 के लिए होता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से के की वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए, उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी, और उससे ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी। ठीक है। हम्म, चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपना नया टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसका रेट लॉ लिखिए, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के R की पावर n, इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, R को और कैसे लिख सकते हैं मुस्कान, माइनस dr/dt, ये भी तो रेट लिखने का तरीका बताया था, हैं, और डेल p अपॉन डेल t। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि बढ़ता है तो पॉजिटिव, और रिएक्टेंट कम होता है तो नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से इन दोनों से, ये दोनों सेम ही चीज है, मैं क्या करता हूं, मैं ये करूंगा कि यहां से इस वाली वैल्यू को उठा लूंगा, और यहां से इस वैल्यू को उठा करके दोनों को इक्वेट कर दिए, तो माइनस dr/dt इज इक्वल टू के R की पावर n। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई।
तो मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसके लिए निकालूंगा? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए निकालूंगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताइए एन की पावर क्या हो जाएगी? एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा है। तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? ये माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो, जो कि हो गया के। किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ओके, चलिए गुड। तो इससे मैं यहां पर लिख दूं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थ्रो आउट रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर रिएक्टेंट की डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन टर्म आ ही नहीं रही है। ठीक है ना? ओके, तो एक बार जब रिएक्शन शुरू हुआ था, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू, ये रिएक्शन शुरू हुआ r से p, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये कितना है? ये आर नॉट है इसकी कंसंट्रेशन, और ये कितना है? ये जीरो है। और टाइम t इज इक्वल टू टी पे ये कितना हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर, कुछ पार्ट टूट गया, तो ये कितना बन जाएगा? ये p के बराबर बन जाएगा या इसके इक्वल होगा, आर नॉट माइनस आर। जितना ये टूटेगा उतना ही तो ये बनेगा, तो ये दोनों इधर बराबर होंगे, चाहे p लिख दो चाहे लिख दो, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो क्या मतलब है कहने का? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आर नॉट कंसंट्रेशन थी तब भी 10 की स्पीड से चल रहा था ये, और जब कंसंट्रेशन ये कम होकर के आर नॉट माइनस आर रह गई तब भी 10 ही की स्पीड से चल रहा है। आ रही बात समझ में? हैं? हाँ, यानी ये समझो जैसे कोई गाड़ी है, उसमें तेल डला हुआ है, टंकी फुल है तब भी 50 की स्पीड से चल रही है, टंकी आधी हो गई तब भी 50 की स्पीड से चल रही है, और टंकी बिल्कुल जो है वो ml में रह गया है फ्यूल, तब भी 85 की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना? यानी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, जीरो ऑर्डर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, rate of reaction is independent of concentration of reactant. हाँ, rate of reaction is independent of concentration of reactant. क्लियर होगी बात? चलिए, अब मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा, इस dt को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू, माइनस को भी इधर ही लिख लेता हूँ, माइनस के डी टी। बोलो, लिख सकता हूँ ऐसे हैं? और अब क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा? t इज इक्वल टू जीरो से जिस टाइम तक का चाहिए t इज इक्वल टू टी तक। ठीक है ना? ये तो टाइम हमें जब पूछेगा तब टाइम की वैल्यू रख देंगे, अभी तो जीरो से शुरू करेंगे जब टाइम जीरो है।
तो उस वक्त रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, और जब टाइम क्या हो गया है, टी हो गया है, तो वहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या वैल्यू है। ये टाइम कुछ भी हो सकता है। ओके, तो टाइम टी इज इक्वल टू पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, आर नॉट, बिल्कुल ओरिजिनल वाली जितनी थी वही, ठीक है, नॉट लिख दिया मैंने। ओके, और टाइम टी पर कितनी है कंसंट्रेशन, आर नॉट माइनस आर, ठीक है ना। आर पार्ट टूट गया तो जो बचा वो क्या बचा, आर नॉट माइनस आर। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो इतना आसान इंटीग्रेशन तो आप लोग वैसे ही जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आर नॉट से लेकर के कहाँ तक, आर नॉट माइनस आर, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए, और बार बार नहीं लगाना चाहते तो ठीक है। और टाइम की लिमिट यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम की यूनिट हो जाएगी के माइनस के टाइम टी, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। चलिए, तो अब इसको रखते हैं। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं आर नॉट माइनस आर, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं माइनस का साइन लगा करके, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे रखिए तो माइनस के टी माइनस 0। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, आर नॉट से आर नॉट कट गया, आर इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। हाँ, कहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो इसको जो है माइनस साइन यहाँ पे बच गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक, गुड। तो यहाँ पे फाइनली मेरी इक्वेशन क्या आ गई, फाइनली मेरी इक्वेशन आ गई आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, ये आर वो कंसंट्रेशन है जो के यूज हो गई, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आर इज द कंसंट्रेशन विच हैज बीन यूज्ड इन द रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आर। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, और आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसी के बराबर तो आएगा,
ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसके अंदर हमने एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है? यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ये कौन सी कंसंट्रेशन है? लेफ्ट वाली। ठीक है, ये कौन सी कंसंट्रेशन है? इनिशियल वाली। ठीक है ना? तो अगर मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ। हम्म हम्म तो ये वाली जो वैल्यू है जो लेफ्ट है, ये तो छोटी है ना, ये वैल्यू बड़ी है। तो जब ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगा करके फिर आर लिखते हैं। ये तो ठीक लिखा है हमने। हाँ। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, क्या लिख सकते हैं? इसको इधर ले आइए, तो आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा प्लस में, और माइनस आर हो जाएगा। ठीक है भाई, आर जो है वो कंज्यूम हो गया, आर नॉट इनिशियल है, तो आर टी जो है वो क्या हो गया? लेफ्ट है। चलिए, तो आर टी की टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को बोलिए। तो इस इक्वेशन को मैं आर टी की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, जरा लिखिए तो। आर टी की टर्म्स में आर टी माइनस आर नॉट। हाँ जी, अच्छा खैरियत। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? माइनस आर के। और माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के टी के। ठीक है, तो यहां से मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो देखिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ये लिख सकता हूं। ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। आर टी क्या है? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है, और आर क्या है? जो यूज हो गई है, और आर नॉट क्या है? जो शुरू में हमने ली थी। ठीक है, तो इसका मुझे ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। बताइए, इधर मैं ले लेता हूं आर टी। ठीक है, और इधर ले लेता हूं टाइम। बताइए कैसा ग्राफ बनेगा इसको देख करके।
तो कैसी ये जो इक्वेशन है कैसी ग्राफ की इक्वेशन बता रही है? देखिए वाई एक्सिस पे क्या है मेरा आर टी, इधर देखो मुस्कान, ये वाई एक्सिस पे आर टी है तो वाई हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या है टी, तो ये एक्स हो गया। एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, स्लोप होती है, और बाकी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ये, स्लोप क्या है, ये, ठीक है, और आर टी हो गया वाई एक्सिस पे, आर और खाली टी हो गया एक्स एक्सिस पे। तो कैसी ग्राफ हो गई, y इज इक्वल टू, बोलो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो देखो यही तो बन रही है, बस यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप में ढलान से उतरता हुआ। कहाँ पे कट करेगा, इंटरसेक्ट आर नॉट है, आर नॉट पे कट करेगा। आर नॉट कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल, जब टाइम जीरो था, जो हमने शुरू में लिया है। तो शुरू में टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या होगी, मान लेता हूं मैं ये, तो ये मैक्सिमम होगी ना कंसंट्रेशन, बोलो। जब टाइम जीरो है तो जितना मैंने रिएक्टेंट लिया उतना ही होगा ना, उसमें से अभी कुछ रिएक्शन तो किया नहीं, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, एक टाइम पे आकर के जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। तो स्लोप किसके बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया है मैंने, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बनाया है, रिएक्टेंट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बनाया है, रिएक्टेंट के, गुड। अगर यही ग्राफ मैं कहूं कि यार प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बना दो तब क्या होगा, प्रोडक्ट, 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 तो क्या होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू पे प्रोडक्ट कितना होगा, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट कितना था, जीरो, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी लीनियरली बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां से देखो, ये वाली जो इक्वेशन है रिएक्टेंट कंज्यूम्ड वाली, यहां लिख दूं, R इज इक्वल टू के टी, यही तो है? और ये R कंज्यूम, तो R कंज्यूम कितना हुआ, जितना प्रोडक्ट बना उतना ही तो कंज्यूम हुआ है। और ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया, यहाँ पे c कितना है, c यहाँ पे जीरो है, स्लोप कितना है, स्लोप k है, इंटरसेप्ट जीरो है, तो इसलिए देखो जीरो से जा रहा है, ठीक है, हाँ। और स्लोप जो है ये क्या हो गया, स्लोप हमारा k हो गया। तो प्रोडक्ट का ग्राफ अगर आपको दिया हो, पहचानना हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R की जगह आपको प्रोडक्ट लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप लिख लीजिए।
दिस R इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो R हमने लिया है ये कौन सा वाला R है, जो रिएक्टेंट यूज हो चुका है। बन गया ग्राफ। चलिए आगे देखिए, एक और ग्राफ बना दूं अगर मैं, इस वाली इक्वेशन को देख करके, ये जो शुरू में लिखी थी मैंने ये वाली, इसको दोबारा लिखूं मैं। क्या है इक्वेशन? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के है। तो ये नहीं, ऊपर नहीं ले आना है, ये नेगेटिव साइन इधर ले आऊं, ठीक है, या रहना तो इधर भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या? ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, है। और ये हमने अभी बताया था रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। थ्रो आउट स्पीड उसकी क्या रहती है? जब तक उसका एक एक ड्रॉप कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक उसी रेट से रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक गाड़ी, जब तक उसके अंदर पेट्रोल है तब तक आप उसको 50 की स्पीड से चलाना चाह रहे हैं, 100 की स्पीड से चलाना चाह रहे हैं, वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। ओके। तो इसका मतलब अगर मैं इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूं आर, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिखता हूँ? स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और इधर टाइम ले लूं, तो बताओ टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? जो रेट होगा शुरू में वही रेट होगा आखिर में। बोलिए, जो रेट होगा शुरू में वही आखिर में। कहीं भी लाइन खींच लिए, आपको ये वाली पसंद नहीं है तो नीचे खींच लिए, ये भी पसंद नहीं है तो नीचे खींच लिए। ठीक है, हाँ, चेंज नहीं होगी, जो शुरू में था वही लास्ट तक रहेगा, जब तक कि पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो जाता। ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो काफ़ी बड़ा पेज हो गया है, पूरा जीरो ऑर्डर एक ही पे समझाने के चक्कर में काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक टर्म और हमको सीखनी है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ। ठीक है, हाँ, हाफ लाइफ क्या होती है? जो भी उसकी जिंदगी है उसका उसने आधा पूरा कर लिया, उसको हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि हाफ लाइफ रिएक्शन की कब कहलाएगी? जो रिएक्टेंट मैंने शुरू में लिया था, कितना लिया था? R0 लिया था। ठीक है,
तो ये कब था, t इज इक्वल टू 0 पे R0 था, तो हाफ लाइफ का मतलब t हाफ लिखूंगा, हैं, या ऐसे लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ t इज इक्वल टू t हाफ, तो R0 कितना रह जाएगा, R0 रह जाएगा R0/2, अपना आधा हो जाएगा ना, ठीक है। रेट सेम से, रेट सेम कहाँ से आ गया, बस जो बात बताई उसको सोचिए, ठीक है, हाँ, वरना कंफ्यूजन इसी से हो जाता है। शुरू में जितनी क्वांटिटी थी जब उसकी आधी रह जाएगी तो हम बोलेंगे कि इसकी हाफ लाइफ पूरी हो गई, ओके। चलिए ये बताइए, R0 क्या लिया था हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन है, माइनस RT क्या लिया था मैंने, लाइफ जो बची, ठीक है, जो मतलब रिएक्ट टाइम t के बाद जो उसकी कंसंट्रेशन बची, इज इक्वल टू किसके बराबर था, KT के बराबर, ठीक है। या ये वाला फॉर्मूला याद कर लिए, जितना कंज्यूम हो गया वो बराबर KT था, तो दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस। तो अगर मैं हाफ लाइफ के लिए कहूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, फॉर हाफ लाइफ लिखिए, फॉर हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, RT कितना बचेगा, R0/2, ये RT क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा ना, और टाइम कितना हो जाएगा, T/2, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करिए तो ये R है, ये R/2 है, तो क्या बचेगा, R0/2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, KT हाफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं T हाफ को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T हाफ को बोलिए R0/2K, तो ये T हाफ का फॉर्मूला आ गया। हम किसके लिए कर रहे हैं, बस, तो जिसके लिए कर रहे हैं बेटा उसी का आएगा, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा आधा खत्म होने में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन को जो टाइम लगने वाला है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियली हमने कितना अमाउंट रिएक्शन का लिया है, रिएक्टेंट का लिया है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर हम ज़्यादा लेंगे रिएक्टेंट तो ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, कम लेंगे तो कम लगेगा, तो ये बात हमको ख्याल रखनी है। 0 ऑर्डर के लिए है ये, स्पेशली रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए फुल लाइफ कितना हो जाएगा, और फुल लाइफ बताओ कितना हो जाएगा, बोलिए, R0 तो R0 ही रहेगा, और RT जो है कितना हो जाएगा, 0, कुछ बचेगा ही नहीं, इधर क्या आएगा, इधर KT, तो T को मैं क्या लिख दूंगा, T 100%, T फुल लिख देता हूँ, T फुल लिख देता हूँ, ओके।
तो टी फुल लिख दिया मैंने, चलिए ओके सर, टी फुल लिख दिया मैंने, टी फुल लिख दिया, ठीक है। तो टी फुल लिख दो चाहे टी 100% लिख दो, वो किसके बराबर हो गया, आर नॉट बाई के। तो टी हाफ और टी 100% में कितने का डिफरेंस है आप मुझे बता सकते हैं, या दोनों में क्या रिलेशन है। ये देखो बाई में 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका 2 टाइम्स है, ठीक है ना। जितना टाइम ये है टी हाफ में, उसका डबल टाइम ये है। 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 करो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और कटते ही क्या हो जाएगा, ये वो वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ बराबर है टी 100% डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कर लो, ठीक है, कोई भी तरीके से लिख लो। इसका और भी एक तरीका है लिखने का, वो क्या है, देखो क्या है कि अगर मैंने रिएक्टेंट आर नॉट लिया तो टी हाफ में ये क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, और अगले उतने ही टाइम में टी हाफ में ये 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको, सारी बातों को लिखिए। अब आपको होमवर्क में इसमें से करके लाना है टी 25% और टी 75%, ठीक है। 1.25 घंटे का ये भी लेक्चर हो गया, 1 घंटे 20 मिनट का, ओके। तो आज हमने 0 ऑर्डर कर लिया है, कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आध टॉपिक और बचेगा और इस चैप्टर को भी हाँ ख़त्म कर देंगे। तो ये 0 ऑर्डर 25 ये आप करके लाएंगे। अच्छा ठीक, ओके।